हेलो गाइस, वेलकम बैक सूरज एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5 न्यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना 1 बाय 1 करके टॉपिक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में पहले हम लोग समझ लेते हैं ज्यामिति क्या होता है। ठीक ना, ज्यामिति। वैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके दो पार्ट्स हैं। क्या है? दो पार्ट्स ज्यामिति का ना। ज्यामिति के आपके दो पार्ट्स हैं। यदि इसको हम अलग अलग इंग्लिश में लिख लें, जियोमेट्री, यही होता है ना। जियो का मतलब आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। क्या होता है बोलिए? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक ना, समझ में आई बात? जियो का मतलब हो गया पृथ्वी। और दूसरी बात मेट्री, इसका मतलब क्या होता है बोलिए? मीट्रिन। इसका मतलब होता है मीट्रिन। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजरमेंट करना, किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करना, मापना ही क्या होता है? मीट्रिन होता है। तो क्या होता है? मापना। ठीक। अब इस मापने से आपको बात याद आ गई होगी। जो मापने का काम होता है उसको हम किसकी मदद से करते हैं? ज्यामिति की मदद से करते हैं। ठीक ना, किसी भी कार्य को मापना होता है। अब किसी भी कार्य का मतलब जो भी बातें मापी जाती है पृथ्वी पर मापी जाती है, इसीलिए दोनों वर्ड से मिलाकर के बन जाता है ज्यामिति। ठीक है। अब जो ज्यामिति वर्ड है वो बहुत पुराना है। ठीक ना, पुराना वर्ड है। ज्यामिति का यूज हम लोग लगभग 3000 साल पहले या उसके पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन पहले हम लोगों को इस बात का पता नहीं था कि ज्यामिति क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जैसे पहले की बात कर लें, आप लोग नाम सुने होंगे एक नदी का, नील नदी। ना सुना है कि नहीं? ठीक, सभी ने सुना होगा। जो नील नदी होती थी वह उस समय जब अधिक बाढ़ आ जाती थी गांव में, शहरों में, वहाँ के तो आसपास के जो गांव शहर होते थे वो क्या हो जाते थे? बह जाते थे ना, बह जाते थे। वहाँ पे जो खेत होते थे, खेत ना, तो सबके खेत एक जैसे लगने लगते थे। जैसे जब बाढ़ आती थी तो जो वहाँ पे मेड़ी बंधी हुई होती थी वो कट जाती थी। उसके बाद क्या होता था? जैसे ही बाढ़ सूखती थी, कहने का मतलब खेत खाली हो जाता था, तो पुनः वो लोग क्या करते थे? एक शेप के आकार में, मतलब जैसा उनका खेत होता था, पुनः वो क्या करते थे? यदि स्क्वायर में है तो स्क्वायर में उसका माप कर लेते थे, मेड़ी बांध लेते थे। जिस प्रकार से होता था पुनः वह उस माप में उसको तैयार कर लेते थे। तो क्यों कर लेते थे? क्योंकि उनको जानकारी थी कि किसी भी वस्तु को कैसे मापते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक। अगर बात कर ले हम इसके आगे भारतीय में ना, कहाँ पे? भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता में कुछ आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा क्या होता है? हड़प्पा का नाम सुना होगा आपने ना, सुना है हड़प्पा। और इसी में आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो ना, मोहनजोदड़ो का भी नाम सुना होगा। इसमें आपको आ जाती है सिंधु घाटी भी आ जाती है इसी में ना, सिंधु घाटी। अब इसमें क्या होता था? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो, ये क्या थी? बहुत पुरानी सभ्यता थी, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व ना। कितना?
3000 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। ये सभ्यता इतनी पुरानी है, लेकिन जब इसकी खोज हुई, ठीक, तो खोज हुई, यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या क्या मिला इसको समझ लेते हैं। जो सिंधु घाटी है ना, ये घाटी है, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा, ये जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये एक सभ्यता है, तो इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता आती है, इसमें बहुत से ऐसे वस्तुएं देखी गई, जैसे इन्होंने देखा जो सड़कें होती थी वहाँ पे, सड़कें वो क्या होती थी, समांतर होती थी। समांतर मतलब जैसे हमारी सड़कें होती हैं, समांतर का मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप, मतलब इधर के एरिया और इधर के एरिया दोनों में जो डिफरेंस हो वो समान हो, वही तो समांतर होता है। तो सड़कें समांतर होती थी। वहाँ की जो नाली थी, नाली, ठीक, नाली, वो भी, उसकी भी व्यवस्था अच्छी थी, मतलब अच्छे से नाली भी बनाई गई थी कि जा सके, मतलब ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, एक बराबर क्रम से। दूसरी बात, वहाँ पे उनको मिला, छोटे छोटे घर भी मिले रहने लायक, और घरों में क्या मिल गई, खिड़कियाँ भी मिली, खिड़कियाँ, जैसा कि आज के समय में हमें मिलता है, घरों में खिड़कियाँ भी मिले, ठीक ना। इस प्रकार से इन्होंने देखा कि ये सब क्या है, सबके पास क्रमबद्ध था, ये सब बातें सब में थी, और जो घरों और खिड़कियों में लगने वाले ईंट थी, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि ये जो पुरानी सभ्यता थी 3000 पूर्व, उस समय भी बिना मेजरमेंट के कैसे सभी लोग बनाते थे, मेजरमेंट तो कोई था ही, जिसमें ईंट का रेशियो बनाते थे 4:2:1, जो वहाँ की ईंट हुआ करती थी घरों में यूज करने के लिए, उसका अनुपात होता था 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक ना। इस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक ईंट को बना रखा था। तो हम कह सकते हैं जो ज्यामिति था उसका उपयोग हम लोग कई हजार साल पहले, लगभग 3000 साल पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक। हालांकि हमें जानकारी नहीं थी ये चीज़ ज्यामिति है, लेकिन हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं जो प्राचीन समय में, कब, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में क्या होता था, लगभग अगर हम बात कर लेते हैं प्राचीन काल मतलब 800 से 500 ईसा पूर्व ना, प्राचीन काल। इसमें क्या होता था कि जो भी चीज़ें बनाई जाती थी कुछ आकृति में बनाई जाती थी, जैसे हवन कुंड होते थे, हवन कुंड आपने देखा होगा। हवन कुंड को क्या किया जाता है, बोलिए, अग्निकुंड भी जिसको बोला जाता है, इसका उपयोग लोग करते हैं, लेकिन समान रूप से करते थे, ये नहीं कि कहीं बड़ा कहीं छोटा, उसका भी उपयोग शेप में, समान शेप में करते थे। और वहाँ पे कुछ आकृतियाँ, अनेक प्रकार की आकृतियाँ मिली, जैसे कुछ आकृतियाँ त्रिभुजाकार थी, कुछ रिंग की तरह थी, अनेक प्रकार से शेप भी मिले, जिनको हम कह सकते हैं कि ये संस्कृति बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ भी कर नहीं सकता था, या फिर इसके बारे में एक प्रकार से कह सकते हैं सबको जानकारी नहीं थी। ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन कोई ना ही किताब लिखी गई थी, ना ही कोई बातें बताई गई थी, बस एक प्रकार से ये काम होते जा रहे थे, ना ही इसके कोई रूप थे, ना इसकी कोई रेखा थी। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था, थेल्स। थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, थेल्स, ठीक ना। ये कौन थे भैया, थेल्स। थेल्स लगभग आए थे 640 से 546 ईस्वी में। 640 से 546 ईस्वी में थेल्स आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक उत्पत्ति दी, बताया
कि क्या बताया इन्होंने, यदि कोई रिंग है, यदि कोई सर्कल है, सर्कल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? वृत्त के बारे में बताया। यदि कोई वृत्त है, इसका जो व्यास होता है, व्यास ना, व्यास जो होता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इन्होंने बताया, थेल्स ने बताया कि क्या जो वृत्त होता है उसमें जो व्यास होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। लेकिन उस समय इसके पहले भी ये काम होते थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने सबसे पहले बताया व्यास के बारे में। उसके बाद थेल्स के एक बहुत प्रसिद्ध एक शिष्य थे जिनका नाम है पाइथागोरस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया? अनेक प्रकार के आकृति के आधार पर साक्ष्य दिए। जैसे एक उन्होंने त्रिभुज के आधार पे बताया है पाइथागोरस प्रमेय का नाम, ठीक आपको पता होगा। कहने का मतलब पाइथागोरस और उनके साथियों ने मिलकर के बहुत से आकार के बारे में बताया और उनकी गणना की। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकी। इसके बाद पाइथागोरस के बाद क्या हुआ कि इसका कोई लिखा हुआ रूप नहीं था, लेकिन बाद में, सबसे बाद में, इसके बाद में आए यूक्लिड ना। कौन आ गए? यूक्लिड आ गए। इन्होंने क्या किया? इन सारी बातों को एक बुक में लिख दिया। इन सारी बातों को एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम इन्होंने रखा एलिमेंट। क्या रखा? एलिमेंट। उस बुक का नाम इन्होंने रख दिया एलिमेंट। अब एलिमेंट में जो कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर थे। कितने चैप्टर हुआ करते थे? 13 चैप्टर हुआ करते थे। और प्रत्येक चैप्टर को कह सकते हैं कि एक किताब की तरह बना दिया ना, बना के रखा। कहने का मतलब इसमें ज्यामिति में जितनी भी बातें होती हैं लगभग सबको इसने क्या किया? रिटेन कर दिया, लिख दिया, ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी और कुछ बातें बताई। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड ने क्या बताया। यूक्लिड ने कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया, अपगृहित के बारे में बताया और कुछ अभिधारणाएं भी दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्लिड की परिभाषाएं के बारे में। यूक्लिड ने कौन कौन सी परिभाषा दी? मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स उन्होंने सबसे पहले बताया बिंदु क्या होता है। बिंदु को आप जानते हो, जिसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो उन्होंने बताया जो बिंदु होता है उसके पास ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। कहने का मतलब बिंदु के पास ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। क्लियर? कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं? बिंदु के पास ना ही लंबाई और ना ही चौड़ाई होती है। दूसरी बात जो इन्होंने बताया वो बताया रेखा ना। रेखा मतलब इन्होंने बताया जो रेखा होता है ना, उसका एक स्टार्टिंग बिंदु होता है, उसके बाद उसको दूसरी तरफ जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो रेखा को। ये बात इन्होंने बताई। रेखा को क्या बताया? जैसे ये हो गई, इसको रेखा बोलेंगे, ये हो गई, इसको रेखा बोलेंगे। इस प्रकार से जो लाइन बनती है उसको हम रेखा बोलेंगे। और इसको हम, जो एरो का मतलब होता है, इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं। और एक बात आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे रेखाखंड लिखा है, तो जब रेखाखंड आ जाता है तो उसका मतलब उसकी एक लिमिट क्या होती है, मतलब एक बाउंडेशन होता है, एक मेजरमेंट होता है। जब मेजरमेंट किसी चीज़ को कर लोगे तो उसको रेखा नहीं बोल सकते हो, उसको बोलोगे रेखाखंड। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या बताया? एक परिभाषा बताया पृष्ठ के बारे में। पृष्ठ के बारे में
पृष्ठ के बारे में इन्होंने परिभाषा बताया कि जो पृष्ठ होता है उसके पास क्या होता है, वह चारों तरफ से ढका हुआ होता है और उसके पास लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। दो बातें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर? तो या तो कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ लंबाई हो चौड़ाई ना हो, तो कहने का मतलब जो कोई पृष्ठ होता है तो उसके पास लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। तो ये क्या था, इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी थी। चलिए अब 1 बाई 1 करके अपग्रहित समझ लेते हैं। तो चलते हैं, समझ लेते हैं पहले अपग्रहित के बारे में। पहला अपग्रहित क्या है, देखिएगा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्लियर? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तुओं के बराबर हो एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, जैसे कोई वस्तु A है ना, ये बराबर है B के, ठीक ना, और इसी में देखते हैं जो B है बराबर है C के, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो A B C है तीनों बराबर होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, A बराबर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा C के। क्लियर? इस प्रकार से यदि ऐसा है A बराबर B B बराबर C, तो तीनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। दूसरा बिंदु है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि कोई बराबर है, ठीक ना, बराबर वस्तु है, जैसे मान लेते हैं A बराबर B, ये दोनों यदि बराबर है, ठीक ना, या फिर नंबर से ले लेते हैं, जैसे 4 बराबर है 4 के ना। यदि इसमें हम क्या कर दें, यहाँ पे देखते हैं, यदि इसमें हम 2 को इधर भी जोड़ दें, 2 को मतलब दोनों तरफ 2 को जोड़ दें, हो गया, जोड़ दिए दोनों तरफ। अब देखिए इधर क्या आया, 8 और यहाँ भी 8। क्लियर? कहने का मतलब यदि बराबरों को बराबर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। उन्होंने ये दूसरी पॉइंट बताई। तीसरी पॉइंट क्या बताई उन्होंने, बताई यदि बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आता है। यदि बराबर दिए गए हैं तो इसको बराबरों में से घटाया जाए तो भी बराबर आता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। यदि इसी नंबर को हम ले लें, 4 बराबर 4 बराबर 4, इसमें से हम क्या करें, मान लेते हैं 2 घटा देते हैं दोनों में से, तब हमको क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाएगा 2 बराबर 2। क्लियर? इस प्रकार से हम कहेंगे कि दोनों तरफ क्या होगा, बराबर ही आएगा जब 2 बराबर 2। इन्होंने क्या किया, तीसरा पॉइंट क्या बताया उसको देखते हैं। इन्होंने बताया तीसरा पॉइंट, यदि बराबरों को तीसरा तो हो गया, चौथा पॉइंट बताया इन्होंने, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। कहने का मतलब संपाती का मतलब होता है जैसे कोई त्रिभुज हो गया, ठीक ना, इसको इसी के शेप का दूसरा त्रिभुज यदि ले लें, ठीक ना, रखने पर एक दूसरे पर सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये के ऊपर आ जाता है, जिसको सर्वांशम भी हम कुछ हद तक बोलते हैं, त्रिभुज में नहीं, हम शेप में बात कर रहे हैं, ठीक, सिमिलर जो समान हो, तो उसको हम बोलेंगे संपाती बोलेंगे। वो जब संपाती होगा तो वो क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या बताया इन्होंने अपने चौथे पॉइंट में बताया। उसके बाद पॉइंट आगे पीछे हुआ होगा, ये तो पॉइंट आगे पीछे होता रहता है, दिक्कत नहीं है, बट ये भी उन्होंने बात बताई थी। उसके बाद अगली बात उन्होंने बताई, 5वीं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक ना। क्या बताया, जो पूर्ण होता है, इन्होंने बताई जो पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, यदि कोई, जैसे एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये पूर्ण है। यदि इसका कोई कटा हुआ भाग है, मान लेते हैं यहाँ से
इसका एक कटा हुआ भाग ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये पूर्ण है, ये इसका भाग है, तो इसके भाग से ये बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा कि नहीं? यस, बड़ा होगा। कहने का मतलब कोई भी शेप होगा यदि उसका कटा हुआ है तो उससे वो बड़ा होगा। क्लियर? तो ये भी बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद उन्होंने क्या बताया आगे? उन्होंने एक बात और बताई एक ही वस्तुओं के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं ना। यदि एक वस्तु है उसका दो गुना हो जाता है, ठीक है, तो वो भी परस्पर बराबर होंगे। जैसे आगे देखते हैं इधर, कई वस्तु के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं। मतलब जैसे कोई वस्तु है, दो है, दो, दोनों एक ही वस्तु है, इसका दो गुना कर दिया गया, इसका भी दो गुना कर दिया गया, दोनों जो आएगा बराबर ही आएगा। ये चीज़ उन्होंने बताया, ठीक ना। ये भी बात बताई। जैसे कोई शेप में अगर बात कर लेते हैं, जैसे कोई एक शेप है उसका दो गुना कर दो, फिर वही शेप है फिर भी दो गुना कर दो, तो दोनों दो गुना जो करोगे बराबर आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट एक बात और बताया, यदि एक वस्तुओं के आधे, यदि एक ही वस्तु है, जैसे क्या है, दो है, दो का आधा कर दो, फिर दो है, दो का आधा कर दो, तो दोनों का जो आधा आया एक, इसका जो आधा आया एक, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि वस्तुएं एक हैं, उन दोनों को आधा किया गया, आधा मतलब दो से भाग देना, भाग दे दोगे तो ये भी बराबर आएगा। शेप में बात कर लेते हैं, यदि कोई सर्कल है उसको आधा आधा कर देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग आया ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। क्लियर? इसके आधे भाग के बराबर होगा। तो ये थी इसकी इनकी अपग्रहित, ठीक ना। तो अब हम समझेंगे अभिधारणाएं, ठीक ना। तो चलते हैं, अब समझते हैं अभिधारणाएं इन्होंने क्या क्या दी थी। क्या था उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यदि कोई एक बिंदु है, ठीक ना, एक दूसरा बिंदु है, दोनों बिंदु से, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा को हम मिला सकते हैं। कोई भी दो बिंदु दिया गया है, कहीं भी दो बिंदु दिया गया है, तो उसको हम चाहें तो एक सीधी रेखा के द्वारा मिला सकते हैं। ये इन्होंने पहली अभिधारणा दी, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने दूसरी अवधारणा जो दी, क्या दी? दिए हुए दो बिंदु, भिन्न बिंदु, दूसरा वाला अवधारणा देखते हैं क्या है। हाँ, दूसरी अवधारणा दी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई शांत रेखा है, रेखा मतलब क्या होता है? ऐसे लगा हुआ है, ठीक ना। इसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्लियर? कहने का मतलब इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं। तो अशांत रेखा को शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने ये बात बताई। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात इन्होंने बताई कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या के एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। इन्होंने बताया एक बिंदु है, ठीक ना, उसे केंद्र मानकर एक त्रिज्या पर यदि हम सर्कल बना देते हैं, घुमा देते हैं समान दूरी पर, तो वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये पॉइंट इन्होंने नंबर 3 में बताया। उसके बाद इन्होंने नंबर 4 क्या बताया उसको देखते हैं। नंबर 4 इन्होंने बताया, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो समकोण होते हैं ना, समकोण जितने भी होंगे सब एक दूसरे के बराबर होंगे। समकोण क्या होता है आपको पता है?
समकोण क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं उसको हम बोलते हैं समकोण। तो कहने का मतलब सभी समकोण आपस में बराबर होने ही चाहिए और निश्चित ही होंगे, लेकिन इसको इन्होंने क्रमबद्ध करके लिख दिया। एक पॉइंट इसमें इन्होंने और बताया, इसको हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। क्या है ध्यान से समझिएगा, 2 लाइन है, ठीक ना, 2 लाइन है, इस लाइन पर एक रेखा खींची जाती है। तो कह रहा है इसका जो अंतःकोण है ये क्या होता है? अंतःकोण, अंतःकोण, इसका ये अंतःकोण, क्लियर, ये अंतःकोण हो गया। अब क्या कह रहा है, जो अंतःकोण, जिन अंतःकोणों का योग 180 मतलब 90 + 90 मतलब समकोण के 2 गुने से कम होता है, उधर रेखा क्या होती है? एक दूसरे को टच करती है, क्रॉस करती है, और जिधर 180 से ज़्यादा होता है उधर क्या होगा? अब समझो बात, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यदि एंगल इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो मतलब ए और बी को जब भी जोड़ेंगे ये क्या होगा? छोटा होगा 180 से, 90 का 2 गुना मतलब समकोण का 2 गुना 180 से छोटा होगा। यहाँ कंडीशन क्या होगी? जहाँ नहीं मिलेगी वो दोनों कोणों को अंतःकोण हैं, ये भी क्या है? अंतःकोण हैं, ये क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? 180 से। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 180। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो क्या होगा? इधर लाइन नहीं मिलेगी और इधर मिलेगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक। तो आज का यही था बेसिक इंट्रोडक्शन। यूक्लिड ने अपने बुक में ये बताया, इन्होंने परिभाषाओं में बताया, कुछ पॉइंट्स बिंदु बताए, रेखी बताएं और पृष्ठ बताया। उसके बाद अवगृहित, 7 अवगृहित आपको बताया गया, अवधारणाएं भी बताई गई, 5 अभिधारणाएं थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बुक ले लेना है, बुक को एक बार अवधारणाओं और अवगृहित के बारे में पढ़ लेना है। आई होप आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।